हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है 2024 के अंदर फरवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और सिलेबस काफ़ी आसान रहता है इसका। तो अभी हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम कंप्लीट सिलेबस करें, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कौन सी बुक के थ्रू हम उसको कम समय में रिवाइज करके हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी का जो पोर्शन है जीके का, वो आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जर्नल स्टडीज़ और जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस हम करेंगे। इस टॉपिक से लगभग आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और हम उन 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं अगर हम इन सीरीज़ को डेली देखें और साथ में हम एनालाइज करें कि एसएससी जीडी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं, वो सारे हम इस सीरीज़ के अंदर करेंगे। और आज हमारा डे नंबर 2 है। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आप सभी को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। मैं आपसे भगवान से इसी चीज़ की दुआ करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसएससी जीडी का जो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने डाला है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बार आपकी इंटरनेशनल माउंटेन्स डे जो है, इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है 2023, उसकी थीम क्या रहने वाली है। तो इस बार की अगर थीम की बात करें तो आपकी इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। तो रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम जो है वो इस बार की क्या है, थीम है आपकी इंटरनेशनल माउंटेन डे की। अगर हम इंटरनेशनल माउंटेन डे की बात करें तो ये आपका सेलिब्रेट कब किया जाता है। तो अगर इसकी सेलिब्रेशन की बात करें तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 दिसंबर को। अगर बात करें कि हर साल 11 दिसंबर को तो मनाया जाता है, पर सबसे पहली बार कब मनाया गया, फर्स्ट टाइम कब मनाया गया आपका, तो फर्स्ट टाइम ये मनाया गया 2003 में। और इस दिन को 11 दिसंबर को मान्यता दी गई है इंटरनेशनल माउंटेन डे की यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगर इसके अलावा बात हम करें तो दुनिया की लगभग, यहाँ पे मैं लिखूंगा, दुनिया की लगभग 15% जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ों में रहती है। ठीक है, 15% पॉपुलेशन लगभग कहाँ पे रहती है, माउंटेन्स में रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि माउंटेन्स की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, तो 15% पॉपुलेशन और लगभग 50% अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं वो हमें पहाड़ों में ही मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं भाई, पहाड़ों में मिलते हैं। तो ये इंटरनेशनल माउंटेन डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों को समझा सकें कि इन पहाड़ों की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हम हर साल इंटरनेशनल माउंटेन्स डे जो है वो मनाते हैं। कब, 11 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 2003 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तब से लेके हर साल हम अलग अलग थीम्स के ऊपर, जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, फ्रेश वाटर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर या शांति के ऊपर, जो पीस थीम्स जो है इंटरनेशनल माउंटेन डे की, वो रखते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच प्रोटीन सीक्रेट इन्फेक्टेड सेल, कि कौन सा प्रोटीन आपका सीक्रेट किया जाता है ताकि हम नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचा सकें इन्फेक्ट होने से। तो जो न्यूट्रोफिलस है, सॉरी इंटरफेरोन जो है, क्या इंटरफेरोन नाम का जो आपका प्रोटीन है वो सीक्रेट किया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी को बचा सके अदर जो आपके वायरसेस हैं उनसे अफेक्ट होने से। ठीक है, अदर वायरसेस से अफेक्टेड होने से हमें बचा सके। तो कौन सा आपका प्रोटीन सीक्रेट किया जाता है, तो प्रोटीन सीक्रेट किया जाता है इंटरफेरोन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अलग अलग जो आपके टाइप के वायरसेस हैं या हमारी बॉडी के लिए एज ए डिफेंसिव सेल या हमारी बॉडी को डिफेंस करने के लिए डेवलप होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेरीकल्चर जो टर्म है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करी गई है। तो सेरीकल्चर का मतलब होता है सिल्क वॉर्म से आपका सिल्क बनाना। तो कॉमर्शियल
रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म जो है, जो सिल्क वॉर्म को पालने का प्रोसीजर है या सिल्क वॉर्म को पालने का जो कल्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि सेरीकल्चर इस चीज़ से रिलेटेड है। और बहुत सारे जो अगर बात करें तो आपकी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सबसे पहली बार जो सिल्क आपका डेवलप किया गया था, अगली स्लाइड में बात करेंगे। सबसे पहली बार जो सिल्क है वो आपका कहाँ पे मिला था, वो मिला था चाइना में। और ऐसे बताया जाता है चाइना के एक राजा ने इसकी खोज करी थी कि उसको पता लगा कि किस तरीके से सिल्क बनता है। अगर हम बात करें हमारे प्यारे देश भारत की यानी कि हिंदुस्तान की, तो वहाँ पे सिल्क प्रोड्यूसिंग के अंदर भारत का स्थान जो है वो सेकंड रहता है आफ्टर चाइना। अगर सिल्क वॉर्म के अलावा और बात करें हम तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे भाई एपीकल्चर। एपीकल्चर का मीनिंग यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया सिल्क वॉर्म, ठीक है, या सेरीकल्चर से, तो आगे एपीकल्चर भी तो पूछ सकता है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन करना, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। अगर मान लो ये ना पूछे, और भी वर्ड हैं बहुत सारे इसी से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन जो पहले आए हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है फ्लावर फार्मिंग। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है, फ्लावर फार्मिंग। अब क्या होता है, हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं और साथ में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पर हमें ये भी एनालाइज करना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ऑप्शन 4 आए हैं उनमें से एक तो आंसर हो गया, उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस और हैं वो किस चीज़ के आंसर हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। हम कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये नहीं होता, रिपीट होते हैं भाई। जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी तो किसी का आंसर होंगे, तो वो हमें एनालाइज करने होते हैं। फ्लोरिकल्चर के बाद अलग है भाई एक हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर सभी को पता होगा भाई, मोस्टली स्टूडेंट्स को हॉर्टिकल्चर अगर पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है तो कमेंट में ये भी मुझे बताओ। तो वेजिटेबल यानी जो फसलें उगाई जाती हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग को हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है मछली पालन को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर किसे बोलते हैं, मछली पालन को हम कहते हैं। ठीक है, फिश फार्मिंग, ठीक है, फिश फार्मिंग। अगर इसके अलावा एक दो और देखें, ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्थवॉर्म की खेती करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसको, अर्थवॉर्म की खेती को, अर्थवॉर्म की खेती को, अर्थवॉर्म फार्मिंग। अब इसके अलावा एक दो और रह गए नाम, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। एक अंगूरों की खेती के बारे में काफ़ी सवाल आता है यार, अंगूरों की खेती को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं भाई वीटी कल्चर। क्या बोलते हैं, वीटी कल्चर। आई होप सभी को चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर किसी को भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पे भी। जैसे आपको यहाँ पे टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप पे भी जाओगे तो एग्जाम टॉक्स नाम से चैनल मिलेगा, अदरवाइज इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन पे। तो ग्रीन व्योगे जो है प्रोजेक्ट आपका चलाया गया है, ग्रीन व्योगे 2015 जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन व्योग 2050 ये आपका रिलेटेड है जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय शिप्स। तो आपका जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये, स्टार्ट किसने किया है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ग्रीन व्योगे किसने स्टार्ट किया है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और इनका मिशन ये है कि जो आपका कार्बन एमिट होता है शिप्स से, उस कार्बन एमिशन को कम करना 2015 तक। और जो कार्बन एमिशन होता है या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है समुद्र के अंदर, और उसी की वजह से बहुत सारे समुद्री जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ग्रीन व्योग क्या मिशन है इसका, जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय शिप्स, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया नेक्स्ट, द सैलरी एंड अलाउंसेस। जो हमारे प्रधानमंत्री की सैलरी है और उसके जो अलग भत्ते हैं, जैसे घर का खर्चा, मोबाइल फ़ोन का खर्चा, वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं उनका खर्चा, वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन फिक्स करता है कि कितनी सैलरी होगी, सब कुछ तो ये डिसाइड किया जाता है भारत के पार्लियामेंट के द्वारा। अगर हम बात करें भारत के पार्लियामेंट के बारे में और साथ में प्रधानमंत्री के बारे में, तो आपका कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो मेजॉरिटी पार्टी
या जिस पार्टी के बहुमत होगा उसी पार्टी से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, और इसको शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो सदस्य होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर होता है। साथ में अगर बात करें जो प्रधानमंत्री है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जवाबदेही के लिए, रिस्पॉन्सिबल इन लोकसभा। कोई भी व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा के लिए होने वाला है। अब अगर बात करें नेक्स्ट प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री का जो टर्म है वो कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल फिक्स है, ना कि भारत के प्रधानमंत्री का। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ दिलाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का हेड ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो प्रधानमंत्री को अगर मैं कहूँ हेड ऑफ स्टेट तो राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और आई थी यहाँ पे, और उस चीज का नाम था आपका पार्लियामेंट। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पार्लियामेंट क्या है, ठीक है, अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट में क्या क्या आते हैं, तो पार्लियामेंट में आपके आते हैं भाई, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। ये आपके सदस्य होते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर हम बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर सदस्य हैं 543 और टर्म होती है 5 साल। ठीक है, अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सदस्य हैं 245 और टर्म यानी कितने साल के लिए बनते हैं? 6 साल के लिए। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित या नॉमिनेट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर इस चीज़ में कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने भाई इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकता है, और इन स्लाइड्स को आप मुझसे ले सकते हैं सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे कहाँ पे, वो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने ऐसा नहीं है कि एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आंसर पता लग गया, काम हो गया। आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में अदर ऑप्शंस के, जैसे इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, तो वो भी पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई थिंक आप सभी को इन क्वेश्चंस की काफ़ी ज़रूरत है और काफ़ी आपको इनसे बेनिफिट भी होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तबला मैस्ट्रो उस्ताद अल्लाह रखा जो है वो एक म्यूजिशियन ट्रेंड थे, वो इज ए म्यूजिशियन ट्रेंड मियाँ कदर बख्श ऑफ द, ठीक है, तो उन्होंने जो है आपके क्या नाम है, तबला मेस्ट्रो उस्ताद अल्लाह रखा वो ए म्यूजिशियन ट्रेंड मियाँ कादिर बख्श ऑफ द, हाँ उस्ताद जो अल्लाह रखा है उन्होंने एक म्यूजिशियन को ट्रेन किया था जिसका नाम है मियाँ कदर बख्श। तो जो कदर बख्श हैं वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें मियाँ कदर बख्श की तो ये आपके बिलोंग करते थे कहाँ से, ये बिलोंग करते थे पंजाब घराना से। तो पंजाब घराना से ये बिलोंग करते थे। अब तबला वादक अगर पूछ ले क्वेश्चन कि उस्ताद अल्लाह रखा खान कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, तो तबला हम बता देंगे। अगर बात करें जो कादर बख्श है वो भी तबला ही बजाएंगे क्योंकि उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा ने इनको सिखाया है। कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब घराने से बिलोंग करते थे। अगर हम बात करें किसके बारे में, अल्लाह रखा के बारे में, तो अल्लाह रखा जो है उनको आपके बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो हम स्पेशली यहाँ पे अल्लाह रखा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी स्लाइड पे थोड़ा सा और म्यूजिशियंस के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। जैसे अल्लाह रखा के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्मश्री इनको दिया गया, ठीक है। पद्मश्री की अगर बात करें तो पद्मश्री इनको 1977 में मिला था। अच्छा, उसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्लाह रखा खान को कौन सा अवार्ड मिला था, पद्मश्री, पद्म भूषण, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं पद्मश्री कब मिला, या फिर पूछ लेगा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, नाटक अकेडमी
अवार्ड कब मिला? तो ये अवार्ड आपका 1982 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो इनको मिले हैं। अगर पूछे कौन से घराने से बिलोंग करते थे, तो ये भी आपके पंजाब घराने से ही बिलोंग करते थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने वालों की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले वीणा वादकों की, जो वीणा बजाते थे, तो उनमें अगर हम बात करें सबसे पहला नाम आएगा असद अली खान का। किसका? आदरणीय असद अली खान का। और ज़्यादातर ऐसे वादकों को आप देखेंगे मोस्टली जो थे वो मुस्लिम थे। अगर इस बार अल्लाह रखा ना आए, उस्ताद कादर बख्श ना आए, तो क्या आ जाएगा? असद अली खान कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे? गोपाल शंकर मिश्रा। इंपॉर्टेंट ही नाम लिखूंगा मैं, ज़्यादा नाम नहीं लिखूंगा। गोपाल शंकर मिश्रा, सॉरी एक सेकंड यार, कृष्ण नहीं, शंकर मिश्रा, गोपाल शंकर मिश्रा। ये मिश्रा काफ़ी फेमस है यार मूवीज़ के अंदर भी। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, पर मैंने 2 ही लिखे हैं क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि ये 2 पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम तबला के बारे में ही बात करेंगे। तबला वादक और भी बहुत सारे हैं भारत के अंदर, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 2 तो हमने बात कर ही लिया, ठीक है। ठेटा कुड़ी हरी हरा, ठेटा कुड़ी हरी हरा, ये तबला वादक हैं भाई। उसके अलावा अगर हम बात करें घटम गिरधर, ये भी क्या है? तबला वादक हैं। तो ये 2 आप याद कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें, अरे यार एक सेकंड, इन नामों को एक बार इरेज करें यार, मैंने दूसरे नाम बता दिया आपको, ठीक है। ये आपके घटम ही बजाते थे, ठीक है, तो इस करके घटम वादक नहीं है। मेरे को इसी तरीके से याद किया था मैंने, घटम गिरधर जो है वो घटम बजाते हैं, तो घटम मैंने नहीं लिखवाया। हम तबला की बात करेंगे। तबला में सबसे पहले अल्लाह रखा हमने क्वेश्चन में ही देख लिया। उसके बाद कौन आता है? जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला। अच्छा, किशन महाराज तबला वादक थे, किशन महाराज। और अगर बात करें तो भाई शंकर घोष, और एक घोष और थे, शंकर घोष, ये बंगाल के हैं। और दूसरा है विक्रम घोष, तो ये भी आपके तबला वादक थे। उसके अलावा आनंदो चटर्जी, एक चटर्जी व्यक्ति थे, चटर्जी। ममता क्या है? बनर्जी, और ये क्या है? चटर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, संतूर। संतूर की अगर बात करें तो संतूर वादक भी थे, तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे, शिव कुमार शर्मा। उसके अलावा अगर बात करें तो तरुण भट्टाचार्य, तो तरुण याद रख लें। उसके अलावा सतीश व्यास, ये सारे आपके संतूर वादक थे, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से आता होगा। तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट जो है वो, जैसा कि हम सभी को पता है, वोल्ट एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा 2 टर्मिनल्स के बीच में, आपका जो करंट है या जो एनर्जी है, करंट की बात कर लेते हैं, तो वो फ्लो नहीं करेगा। अगर वो पूछे आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप फॉर्मूले की टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो हम लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं भाई? V इज इक्वल टू W/Q। V का मतलब क्या है? V का मतलब, जैसा कि हमें सभी को पता है, वोल्टेज। अच्छा, W का मतलब क्या है? वर्क डन। और Q का मतलब क्या है भाई? चार्ज। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है भाई। एम्पियर किसकी है? तो एम्पियर जो है वो आपकी है करंट की। किस चीज की है? करंट की ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, वाट किसकी है? तो वाट अगर बात करें तो वाट यूनिट है पावर की। और अगर हम बात करें, एक और रह गया, जूल किसकी है? तो जूल है आपकी किस चीज़ की? अलग कलर लेंगे हम यहाँ पे, तो जूल है आपकी एनर्जी की।
जूल किसकी है? एनर्जी की। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति ये पीडीएफ चाहता है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें, या फिर आप ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है किस चीज़ से रिलेटेड है? ओलंपिक गेम से रिलेटेड। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट? ऐसा पूछा गया है कि 1896 के अंदर सबसे पहली बार जब ओलंपिक दोबारा से रीस्टार्ट हुए थे तो कौन सी कंट्री में हुए थे? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, वहाँ पे आपके सबसे पहली बार ओलंपिक जो गेम है वो हेल्ड कराए गए थे, या वो आयोजित कराए गए थे। ग्रीस नाम की कंट्री में इन गेम्स को 1896 में दोबारा से स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। इन गेम्स की अगर बात करें तो ये गेम्स आपके 8th सेंचुरी BC से लेके आपके 4th सेंचुरी AD तक चले थे, और उसके बाद ये आपके 396 AD के अंदर बंद कर दिए गए थे। कौन से गेम? आपके ओलंपिक गेम्स। अगर बात करें फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके अंदर फर्स्ट टाइम अगर 1896 की बात करें तो कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो 14 कंट्रीज 1896 में पार्टिसिपेट करती हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेडल आए थे तो वो किसके आए थे? वो आए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भाई आपके ओलंपिक्स जो गेम है वो आयोजित कराए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो भारत जो है मे बी 2036 तक होस्ट कर सकता है ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक का मतलब होता है जहाँ पे मल्टी स्पोर्ट इवेंट कराए जाते हैं। और ये जो ओलंपिक गेम है ना भाई साहब, ये हर 4 साल बाद में होते हैं। कितने साल बाद? आफ्टर एवरी 4 ईयर्स आपके आयोजित कराए जाते हैं। जापान में भी हो चुके हैं ये, इटली में भी हो चुके हैं, इंडिया में अभी नहीं हुए, पर में भी संभावना है कि हम इसको जल्द ही होस्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जिनका नाम है मनिका बत्रा। ठीक है, ये मैनीला लिख दिया तो सॉरी उसके लिए। तो मनिका बत्रा जो है, आपको बताना है कौन से गेम से संबंधित हैं। तो मनिका बत्रा जो है वो ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं, और ये भारत की काफ़ी अच्छी टेबल टेनिस प्लेयर हैं। टेबल टेनिस का अगर बात करें तो पुराना नाम क्या था? ओल्ड नेम पूछ लेते हैं कई बार, तो पिंग पोंग। पिंग पोंग आपने सुना भी होगा। तो पिंग पोंग जो है वो पुराना नाम है टेबल टेनिस का, और इसके अंदर 2-3 टर्म यूज करी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म कौन से गेम में यूज करी जाती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक तो स्पिन्स, क्या वर्ड यूज किया जाता है? स्पिन्स कौन से गेम में यूज किया जाता है? टेबल टेनिस में। सेकेंड जो टर्म है वो है ग्रिप्स सॉरी, ठीक है। और थर्ड है शेक हैंड। ये टर्म आपकी किस में यूज करी जाती हैं? टेबल टेनिस के अंदर यूज करी जाती हैं। और जो ये मोनिका बत्रा हैं ये आपकी दिल्ली से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? भारत की राजधानी दिल्ली से इनका संबंध है, और इन्होंने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में भी जीत लिए हैं अवार्ड। उसके अलावा इन्होंने और भी काफ़ी अवार्ड्स जो हैं, जैसे साउथ एशियन गेम्स जो हैं वहाँ पे भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे 2016 के अंदर। पर ये तो हमें पता चल गया। पर अगर हम बात करें बैडमिंटन के बारे में तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गेम खेला जाता है क्रिकेट। सेकेंड मोस्ट प्लेड जो गेम है, सेकेंड मोस्ट प्लेड गेम इन इंडिया, पहला तो क्रिकेट है, सेकंड नंबर पे जो खेला जाता है वो खेला जाता है बैडमिंटन। और आपको बताना है कि कौन कौन सी इंडियन पर्सनैलिटीज हैं जो बैडमिंटन गेम से एसोसिएटेड हैं। अगर हम बात करें हॉकी, तो हॉकी की हमें पता है कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है एक व्यक्ति को, और उनका नाम है मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताए हैं हमें हॉकी के अंदर। तो हॉकी के अंदर कितने प्लेयर रहते हैं दोनों साइड? तो हर टीम में आपके 11 प्लेयर्स रहते हैं। और इस बार भी हॉकी के अंदर हमारा अवार्ड आया है, शायद में भी ब्रॉन्ज मेडल हमने विन किया था हॉकी में। अब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी आपके 11 प्लेयर जो हैं वो ईच साइड होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसके अंदर आपको पूछा गया है कि आर्टिकल जो 18 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है? तो आर्टिकल जो 148 है, सॉरी मैंने 18 बोल दिया पहले, तो आर्टिकल 148 जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो है कैग से,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैं लिख देता हूं पूरा, क्या है, कंट्रोलर एंड क्या है भाई, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपका आर्टिकल 148 से रिलेटेड है, और भारत का कितना पैसा कहाँ लगा है, गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है, कितना वापस कर दिया, वो सारी जो चीज़ें देखता है वो कौन देखता है, वो देखता है कैग। अगर हम बात करें, इसको कहते हैं चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्या कहा जाता है इसको, कॉल्ड एज चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन की बात कौन से आर्टिकल में करी गई है भाई, फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है आर्टिकल 280, और फाइनेंस कमीशन का गठन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स होता है, ठीक है। और इसका गठन करता कौन है, राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट साहब इसका गठन करते हैं भाई साहब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो मैंने बात करी है AGI, तो इसके लिए मैं अलग कलर यूज़ करूँगा भाई, पहले बता रहा हूँ, एक बार कलर बताओ कौन सा चूज़ करें इनमें से, मैं कर लेता हूँ ये स्काई ब्लू। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जो न्यायाधीश का काम करता है, भारत सरकार के जो केस लड़ता है, भारत सरकार के खिलाफ जो केस होते हैं वो देखता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है, ठीक है। यार एक तो मेरे घर से फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, अब पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम रहती है या मेरी याद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और है आर्टिकल इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन में यहाँ लिखूंगा आपके लिए और अलग पेन कलर यूज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो मेंशन है वो आर्टिकल 324 से 329 तक आपका मेंशन है, किस चीज़ से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है कि हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्लाइड रख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस म्यूजिशियन, तो एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। घर से मैसेज आ रहे हैं तो मैं एक बार रिप्लाई कर देता हूं कि 20 मिनट में आया, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यार पता नहीं क्यों इतने मैसेज आते हैं क्लास बनाते वक्त या फ़ोन। फेमस म्यूजिशियंस की बात करें भाई, ज़रूरी भी है, कई बार इमरजेंसी कॉल आ जाती हैं, ठीक है, तो इस करके रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो फेमस जो म्यूजिशियन है उस्ताद अमजद अली, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कहाँ जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था भाई मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के अंदर, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। झांसी भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, और आगरा भी उत्तर प्रदेश। आगरा में क्या है, ताज महल आगरा के अंदर ही है, ठीक है। तो ग्वालियर के अंदर इनका जन्म हुआ था 1945 के अंदर, ठीक है। और ये आपके कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तो ये प्ले करते हैं सरूड, ठीक है। सरूड नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाया जाता है। और भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है पद्म विभूषण, वो इनको 2001 में दिया गया है। उसके अलावा पद्म भूषण, पद्मश्री, सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और इन्होंने सबसे पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1963 में परफॉर्म किया था। तो ये चीज़ें आप मिस्टर उस्ताद अमजद अली खान के बारे में ज़रूर याद रखें, और काफ़ी अच्छा सरूद ये बजाते हैं। मैंने 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो इनकी देखी हैं, तो आप भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाबार्ड। जब आपका नाबार्ड बनाया गया 1982 में, तो कितना कैपिटल इनको दिया गया स्टार्टिंग में, हाउ मच इनिशियल कैपिटल वॉज इट सेटअप। तो आपकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी यहाँ पे 100 करोड़ रुपए जो नाबार्ड को दिए गए। और अगर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड बना 1982 के अंदर, और उस टाइम दिए गए इसको 1982 में 100 करोड़ रुपए।
और ये जो है पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही सारी पावर थी। एग्रीकल्चरल जो क्रेडिट फंक्शंस हैं, जैसे गांव के अंदर किसानों को लोन देना, उस टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, पर 1982 में आरबीआई ने अलग से एक और ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो वो बनाई, ताकि गांव के अंदर लोगों की जो समस्याएं हैं फाइनेंशियली उनको सोल्व किया जा सके। अब मेन बात ये है, सर आप नाबार्ड नाबार्ड कर रहे हो, इतनी देर होगी आपने इसकी फुल फॉर्म तो बताई नहीं। अगर फुल फॉर्म आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपके सामने अभी लिखने जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो अगर नाबार्ड की बात करें, एन फॉर नेशनल, ए फॉर कुछ नहीं है नेशनल, एन ए का मतलब है नेशनल, बी फॉर बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप इस फुल फॉर्म को जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। और 1982 में नाबार्ड आपका एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था सोशल इश्यूज को लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजा राम मोहन रॉय, यहां पे राम आएगा, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने संवाद कौमुदी नाम का जो अखबार है वो चलाया था। अगर राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो इनको राजा का जो टाइटल है वो किसने दिया? राजा का टाइटल इनको दिया अकबर सेकंड ने। जो मुगल एम्परर थे उन्हें सैलरी बढ़वानी थी और राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड जा रहे थे, तो उस टाइम अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी ताकि वो उनके लिए बात कर सके इंग्लैंड में जाके पैसे बढ़ाने से रिलेटेड। अब कुछ बातें हम और करेंगे मिस्टर राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। आई थिंक आपको किसी भी विद्यार्थी को समस्या नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करें तो भाई इनका जन्म तो बंगाल में हुआ और इनको टाइटल दिया राजा का किसने? राजा का टाइटल दिया अकबर सेकंड ने। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इन्होंने समाज के अंदर बहुत सारे सुधार लेके आने की कोशिश करी, जैसे सती सिस्टम, ठगी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, वुमेन्स के एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। ये सारे जो समाज के अंदर बदलाव हैं ये लेके आने का काम करते हैं राजा राम मोहन रॉय। और जो संवाद कौमुदी नाम की जो आपकी क्या है जर्नल है, ठीक है, उसको 10th रैंक दी गई है बीबीसी ने जो सर्वे कराया था 2004 में उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स थी, जैसे एक टर्म थी आपकी, एक वर्ड था केशव चंद्र सेन, तो उसके बारे में भी देख लेंगे भाई। क्या है? केशव चंद्र सेन, एक ऑप्शन में ये भी तो था। तो इसने जो भरमो समाज ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना करी थी। किसकी? भरमो समाज ऑफ इंडिया, भरमो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने करी थी आफ्टर राजा राम मोहन रॉय। और पहले ये राजा राम मोहन रॉय के शिष्य के रूप में काम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट एक वर्ड और था हमारा और उस वर्ड का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए आपका स्कूल ओपन किया था, ठीक है। वुमेन्स एजुकेशन के लिए इन्होंने काफी काम किया है। एक और है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। अब ये रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये आपके गुरु थे। किसके थे? स्वामी विवेकानंद के। किसके गुरु थे? गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को हम सभी जानते हैं, विवेकानंद, ठीक है। नेशनल यूथ डे इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे। आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है
वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया है 29 अगस्त को, और 2012 से लेके अब तक हम हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। क्यों? क्योंकि ये आपका डेट ऑफ बर्थ है किसका? मेजर ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद हैं, जो कि हॉकी के आपके प्लेयर रह चुके हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में हम हर साल 29 अगस्त को क्या मनाते हैं भाई? नेशनल स्पोर्ट्स डे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो खुद के द्वारा लिखी गई किताब हो। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम है भाई, क्या नाम है? गोल। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है। किस चीज़ के प्लेयर थे? प्लेयर की अगर बात करें तो किस चीज़ के प्लेयर थे भाई? हॉकी के प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद साहब। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो इनके टाइम में इनको द विजार्ड नाम से जाना जाता है, हॉकी का जादूगर इसको कहा जाता है। और हिटलर की और इसकी एक कहानी भी काफ़ी मशहूर है, वो हम यहाँ पे नहीं सुना सकते, टाइम लग जाएगा। इनके टाइम में इन्होंने भारत को 3 गोल्ड मेडल जिताए ओलंपिक में, हॉकी में, वो भी लगातार 3 बार। 1928, फिर 4 साल बाद हुआ 1932, फिर 4 साल बाद हुआ 1936। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपकी यूनियन यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, पहल स्कीम। तो ये जो पहल स्कीम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या लड़कियों की शिक्षा के लिए, मेडिकल सब्सिडी के लिए, एलपीजी के लिए, या बाथरूम कंस्ट्रक्शन? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, एलपीजी सब्सिडी जो है वो रिलेट करती है पहल स्कीम से, जो कि चलाई गई थी 2015 के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्ट एलपीजी सिलेंडर ओनर को ही वो पैसे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। और लगभग सरकार के अकॉर्डिंग 30 लाख भारत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको इस स्कीम से अब तक फायदा मिल चुका है। और 1,78,000 करोड़ रुपए जो हैं वो एज ए सब्सिडी सरकार ने दी हैं। ये आपकी अलग से जानकारी है जो सिर्फ सुनने के लिए आपको बताई जा रही है। अगर हम बात करें, ये इसलिए बताई जा रही है ताकि आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारी अलग अलग राज्यों में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स चलाई गई हैं। ठीक है, मेडिकल सब्सिडी की बात करें तो भाई आयुष्मान भारत, ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, अलग अलग राज्य, चिरंजीवी योजना, तो अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग मेडिकल सब्सिडी स्कीम्स चलाई गई हैं। बाथरूम कंस्ट्रक्शन के लिए स्वच्छ भारत जो अभियान है वो चलाया गया था, ताकि भारत के अंदर जो स्वच्छता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और खुले में कोई भी शौच ना जाए या खुले में कोई भी व्यक्ति ना जाए फ्रेश होने, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फ्लूइड कंटेंट। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम भाई सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल होता है, मान लो ये आपका सेल हो गया, इसके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये जो सारी हैं ये तैरती रहती हैं एक लिक्विड के अंदर। उसी लिक्विड का नाम क्या है भाई? उसी लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ से अगर साउथ में आप आते हैं तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सी पोर्ट आएगी, फिर कौन सी, इस तरीके से। तो कोची की सारी पोर्ट देखते हैं पहले कौन सी कहाँ पे है, और फिर स्टेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। कोची पोर्ट है भाई केरला राज्य में, मार्मागोआ पोर्ट है गोवा राज्य में, कांडला पोर्ट है गुजरात में, और मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में। तो सबसे ऊपर पड़ता है गुजरात, तो सी देखेंगे किस में है, तो सी भाई एक में ही है, डी। फिर मुंबई आता है, फिर आपका गोवा, और फिर सबसे नीचे आता है केरला। तो ये सारे राज्य आपके हैं जिनके अंदर ये पोर्ट आपके लोकेटेड हैं। केरला की बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे केरला की कैपिटल। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला के अंदर है भाई, सबसे ज़्यादा वुमेन्स जो हैं, सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, केरला में है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे गोवा की कैपिटल क्या है, कैपिटल बताएंगे इन सब की। ठीक है, गुजरात की क्या है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। महाराष्ट्र की कैपिटल आपके सामने लिखी भी गई है, अगर आप ध्यान देंगे तो बता देंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करें भारत के अंदर टोटल मेजर पोर्ट कितनी है, मेजर
पोर्ट भारत के अंदर कितनी है? तो 12 मेजर पोर्ट है भाई। कितनी सर है? 12 से हैं, समझ गया ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन ब्रह्मपुत्र, जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, ब्रह्मपुत्र को हम अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है तो कहते हैं दिहांग रिवर। कहाँ पे? अरुणाचल में। अगर हम बात करें जमुना, जमुना भी ब्रह्मपुत्र का नाम है, पर कहाँ कहते हैं इसको? कहते हैं बांग्लादेश में। यार कहाँ पे ये शोर कर रहे हैं इतना ज़्यादा? ठीक है, उसके बाद लोहित, लोहित क्या है? ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। जब आपकी दिहांग और दिबांग नदी मिल जाती हैं तो हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। उससे पहले अरुणाचल में हम इसे दिहांग ही कहते हैं। नेक्स्ट जो रिवर है, किसके समस्या हो रही है यार ये? नेक्स्ट जो है वो है तोसांगपो। सांगपो जो रिवर है ये भी ब्रह्मपुत्र ही है, पर ये कहाँ कहा जाता है इसको? तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। अब इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ठीक है, ओरिजिन है इसका मानसरोवर लेक तिब्बत, मानसरोवर लेक तिब्बत से। ठीक है, अगर बात करें इंडिया में ये एंटर कहाँ से करती है तो अरुणाचल। ठीक है, कहाँ से एंटर करती है? एंटर करती है अरुणाचल से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखें कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना, लोहित क्या है? ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्र रिवर की? तो उसका नाम है सुबनसिरी। कौन सी है भाई? सुबनसिरी। सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। ठीक है, और इस नदी को एवरेस्ट ऑफ रिवर्स भी कहते हैं, ऑल्सो कोल्ड एवरेस्ट ऑफ रिवर्स। आगे लिख सकते हैं ना? हाँ, ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? एवरेस्ट ऑफ रिवर्स, एवरेस्ट ऑफ रिवर्स। समझ गए? एवरेस्ट ऑफ रिवर्स ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में, कुछ दिनों पहले। आपको बताना है जो आपका एनसीआरबी, ठीक है, एनसीआरबी का जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के अंदर दुर्घटनाएं हुई हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा क्राउड होगी वहीं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होगा, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के अंदर दुर्घटना हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं रोड एक्सीडेंट में। अब हमें फर्स्ट नंबर तो पता है, सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है भाई तमिलनाडु राज्य है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो दो राज्य ऐसे थे जहां पे बीजेपी पार्टी पावर में थी और अब भी बीजेपी पार्टी पावर में है। तो मेरे हिसाब से रोड एक्सीडेंट्स के लिए जो है अच्छी, रोकने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे रेड लाइट। ठीक है, रोड के ऊपर कोई आपके जो गड्ढे हैं वो ना हो, कई बार उनकी वजह से भी दुर्घटना होती है। कई बार जो मेन होल होते हैं या सीवरेज होते हैं उनकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो भाई सरकार को उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आपका क्या ओपिनियन है, किस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स को हम कम कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ ले सकते हैं, एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करेंगे तो। व्हाट्सएप पे एग्जाम टॉक्स और इंस्टा पे विकास तंवर 04। अगर मैं बात करूं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब रेड में आता है तो रेड में लिख देता हूं मैं, ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके और नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल सके। बेल आइकन भी बनाऊँ क्या? बेल बना देते हैं, बेल बना देते हैं भाई एक। ठीक है, ये होगी बेल, घंटा हो गया, तो इसको भी आप प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे टाइम पे और आप इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें, अपना स्कोर बूस्ट कर सकें। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड दाग और जो चेहरा सिस्टम है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आर्मी थी
उसमें किसने स्टार्ट किया? तो मिस्टर अलाउद्दीन खिलजी। भाई इस बंदे ने बहुत काम किया और इसने दाग और चेहरा सिस्टम भी स्टार्ट किया। ये 1296 में राजा बना और 1316 में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये कौन से वंश का राजा था? तो ये खिलजी वंश का राजा था। और अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक रूल इन्होंने ही किया था, इसी वंश ने, खिलजी ने। खिलजी वंश पावर में आया 1290 से लेके 1320, यानी 30 साल रूल करता है। अगर बाबर की बात करें तो इसने क्या किया था? इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी भाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसने मुगल वंश की स्थापना भारत में करी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में। अकबर ने क्या किया? अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। कब लड़ी? 1556 में। किसके साथ लड़ी? हेमू के साथ। बाबर ने किसके साथ लड़ी? तो बाबर ने लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी। बलबन की बात करें तो बलबन राजा बना 1266 से लेके 1286 तक। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर नेक्स्ट आज इतने ही क्वेश्चन हैं भाई। अगर किसी भी व्यक्ति को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर किसी को डाउट नहीं है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेलीग्राम से हम ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ। अगर किसी भी बंदे को डाउट है तो ज़रूर पूछें, अदरवाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।